नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो आज हम लोग द्वारका से बेट द्वारका जा रहे हैं और बेट द्वारका के दर्शन के बाद में हम पास में ही वहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी पड़ता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो हम वहाँ भी जाएंगे और उसके बाद फिर हम रिटर्न में आते समय आपका शिवपुर बीच भी है, तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम मॉर्निंग में आज हम लेट निकले हैं, तो आज का मतलब बहुत ज़्यादा कोई हेक्टिक ड्राइव नहीं है, तो शॉर्ट ड्राइव है। तो द्वारका से बेट द्वारका का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 35 किलोमीटर्स है, जो कि हम बहुत ईज़िली आराम से 1 घंटे में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं बेट द्वारका का, और साथ ही साथ आपको ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, द्वारकाधीश टेंपल से 2 किलोमीटर दूरी पर रुक्मणी देवी जी का भी टेंपल है वहाँ पे। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो रुक्मणी जी थी वो कृष्ण जी से 12 साल अलग रही थी उसी जगह पर, उसी स्थान पे। तो उसके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है कि जो ऋषि थे दुर्वासा, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था रुक्मणी जी को, जिसकी वजह से उन्हें कृष्ण जी से करीबन 12 साल तक उन्हें अलग रहना पड़ा था वहाँ पे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि बेट द्वारका और द्वारकाधीश में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भगवान कृष्ण थे, ये दोनों ही स्थान उनसे जुड़े हुए हैं और दोनों ही पवित्र स्थान हैं। बेट द्वारका जो है एक्चुअली एक द्वीप है, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ में वहाँ पर उनका निवास स्थान था। जबकि जो द्वारकाधीश जो मंदिर है, जो गोमती रिवर के पास में है, वो उनका मुख्य शहर में स्थित है और वहाँ से वो अपना पूरा एक तरीके से पूरा शासन चलाते थे। तो वो वहाँ पे राजा थे उस ज़माने में। तो सारा जो भी राजकाज का जो भी काम था वो सब वहाँ से हैंडल करते थे। और आपका जो बेट द्वारका था वो एकदम समुद्र में एक छोटा सा एक द्वीप है, जहाँ पर कि वो उनकी अपने सोने की नगरी थी और वो वहीं अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। तो दोस्तों, बेट द्वारका जो द्वीप है वो ओखा एक टाउन पड़ता है यहाँ पे, तो ओखा से बहुत नज़दीक में है। और लोग पहले ओखा से ही मतलब बेट द्वारका जाते थे फेरी के थ्रू, और यहाँ से बोट्स वगैरह चलती थी और लोग उस बोट्स में बैठ के अपना आराम से दर्शन के लिए जाते थे। बट अभी रिसेंटली एक नया यहाँ पर आप देखोगे, ये सुदर्शन सेतु बनाया है, जो कि अपने आप में काफ़ी भव्य और काफ़ी ही मतलब सुंदर है। और ये जो सेतु है ये इंडिया का एक्चुअली सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, आपका केबल ब्रिज जो बोलते हैं। और ये ओखा को और आपके बेट द्वारका द्वीप को आपस में ज्वाइन करता है। तो आज की डेट में मतलब बेट द्वारका जाना थोड़ा सा और इजी हो गया है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि आराम से आप पुल के थ्रू समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। बट पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो अभी ये काफ़ी अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, ये जो ब्रिज है करीबन 2.3 किलोमीटर लंबा है और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर मतलब व्यू दिखता है। आप देख सकते हो कि मतलब समुद्र में कितना अच्छा एकदम व्यू आ रहा है यहाँ से। और जैसे ही आप इस सेतु को क्रॉस करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में मतलब एक कॉमन पार्किंग आती है, जहाँ पर कि आपको सबको अपनी कार्स पार्क करनी होती है। मंदिर तक आप नहीं जा सकते अपनी गाड़ी को लेकर अनटिल अनलेस जब तक कि आपके पास में वहाँ के होटल्स की बुकिंग नहीं है। अगर बुकिंग है तो ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपको इस कॉमन एरिया में आपको अपनी कार पार्क करनी होती है। और फिर यहाँ से आप बाई वॉक या फिर यहाँ से जो ई रिक्शा इस तरह से चलती है, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं मंदिर को। दोस्तों, तो अब हमने अपनी कार जो है वो पार्क कर दी थी वहाँ पे पार्किंग एरिया में, और फिर हमने यहाँ से अपना एक प्राइवेट ई रिक्शा कर लिया। पर पर्सन यहाँ से जो ये चार्ज करते हैं मंदिर का वो 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो आना जाना आपका 100 रुपये में हो जाता है एक आदमी का। तो ये आपने देखा यहाँ पे चेक पोस्ट बना हुआ है, तो पुलिस वाले आपको एक्चुअली यहीं पे स्टॉप कर देते हैं जो भी गाड़ियाँ आती हैं बाहर से। अगर आपके पास में बुकिंग है तो ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिर आपको अलाउड नहीं है।
तो बेट द्वारका एक्चुअली काफ़ी वेल कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओखा जो टाउन पड़ता है पास में, तो वहाँ पर बाई ट्रेन भी आप आ सकते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी है, ओखा में अच्छा खासा एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। तो अगर आपको कभी आना है बेट द्वारका तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं और ओखा पे उतर के फिर वहाँ से आप सिंपली सुदर्शन सेतु जो बना हुआ है, आप यहाँ से क्रॉस करके भी आप बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं आज की डेट में। तो अब हम लोग फाइनली आ गए हैं बेट द्वारका के मार्केट में। यहाँ से मंदिर का रास्ता शुरू हो जाता है और पीछे आपके जितने भी रिक्शा या जो भी ये ऑटो वाले थे, ये आपको वहीं ड्रॉप कर देते हैं और आपको फिर यहाँ से मार्केट से होते हुए बाई वॉक आपको मंदिर तक जाना होता है। तो यहाँ पर भी मतलब लॉकर्स अवेलेबल हैं। आपको अगर अपना कोई भी सामान रखना है तो आप या तो दुकान में रख सकते हैं, दुकान वालों के पास में भी अपने लॉकर्स हैं, और सिमिलरली आपके यहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी अपने लॉकर्स बना रखे हैं, तो आप वहाँ पर भी सबमिट कर सकते हैं अपने जो भी सामान है आपके साथ में। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि ओखा वेल कनेक्टेड है यहाँ से बाई ट्रेन से कोई आना चाहता तो आप आ सकते हैं बहुत ईजिली। सिमिलरली अगर आपको फ़्लाइट से आना है तो भी नियर बाई जो आपका एयरपोर्ट पड़ता है वो पोरबंदर ही पड़ेगा और जामनगर है, तो आप बाई फ़्लाइट भी आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है फ़्लाइट की जामनगर और आपकी पोरबंदर की, बट अगर आप अहमदाबाद आते हैं बाई फ़्लाइट तो वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी है तो फ़्लाइट की, तो आप अहमदाबाद से भी वहाँ से बस या फिर प्राइवेट टैक्सी करके भी आप इस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं बाई रोड। दोस्तों, बेट द्वारका के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है। यहाँ लोग कहते हैं कि जब तक कान्हा जी की इच्छा ना हो वो आपको दर्शन नहीं दे सकते। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम यहाँ पहुँचे तो दोपहर के लगभग 1 बज गए थे और ऑलमोस्ट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मंदिर भी मतलब क्लोज़ हो गया था, तो हमें दर्शन आफ्टरनून के नहीं हो पाए। तो हमने फिर प्लान किया कि चलो ठीक है, इवनिंग में आके दर्शन कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम अभी जा रहे हैं यहाँ से पास में एक टाइगर पॉइंट पड़ता है, तो हमने जस्ट ऐसे ही गूगल किया कि नियर बाई क्या लोकेशन है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हमें एक टाइगर पॉइंट यहाँ से लोकेशन समझ में आई, तो फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं और ये ओखा टाउन में ही पड़ता है। और चलिए देखते हैं कि किस तरह की लोकेशन है टाइगर पॉइंट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मतलब ये जो ओखा टाउन है ये काफ़ी मतलब सुंदर है और काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ है। मतलब मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक तो इतना दूर का एरिया है बट फिर भी मतलब अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे घर बने हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं और ये आप व्यू देखोगे ना तो मतलब ज़बरदस्त व्यू है। तो हम फाइनली यहाँ पर टाइगर पॉइंट पे पहुँच गए थे और सामने महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे समुद्र के बिल्कुल किनारे, और ये आपका वेस्टर्न एंड ऑफ गुजरात बोलते हैं। तो यहाँ इसके आगे बस पूरा का पूरा सिर्फ समुद्र ही दिखेगा आपको दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी। तो ये एक तरीके से एंड पॉइंट पे हम आ चुके हैं और इस पॉइंट को ही हम टाइगर पॉइंट कहते हैं। तो आप देखोगे कि मतलब एकदम ग्रैंड व्यू आ रहा है मतलब यहाँ से पूरे समुद्र का। तो दोस्तों, ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था, मतलब हमें यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी कुछ एरिया है, बट शायद आज कान्हा जी की मर्ज़ी थी कि वो हमें ये पॉइंट दिखाना चाहते थे। तो हम यहाँ पर लकीली मतलब आ गए और यहाँ आके इतनी शांति मतलब मिल रही है ना कसम से कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इस एरिया में। बहुत ही सुकून है यहाँ पे, दूर दूर तक आप देखोगे सिर्फ समुद्र है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत ही ऑसम जगह है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और 2-3 घंटा हमने एक्सप्लोर किया इस पूरे बीच एरिया को। मतलब बीच तो नहीं है ये, बट हाँ एक कोस्टल लाइन है काफ़ी अच्छी। तो बच्चों ने और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर की। हमने काफ़ी खेकड़े भी देखे यहाँ पे और साथ में हमने काफ़ी सिपिया और शंख छोटे छोटे थे वो भी हमने यहाँ पे काफ़ी अपनी यादों की तरफ तौर पे हमने यहाँ से इकट्ठा किए। और आप देख सकते हैं कि मतलब ये मेरे को मतलब बहुत वो था कि अपने टाइगर को लेकर मैं फाइनली टाइगर पॉइंट आ गया। तो प्यार से हम अपनी गाड़ी को टाइगर बोलते हैं और इसको भी हम टाइगर पॉइंट पे फाइनली लेकर आ गए हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा एरिया है, कोई यहाँ पे ज़्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं, कोई नहीं। मतलब आफ्टरनून का टाइम था वैसे भी, तो हम लोग अकेले ही थे यहाँ पे, तो हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे।
ब्लैक कलर का है। डर गया ये तो डर रहा है। छुप रहा है। स्विमिंग पूल बन गया यहाँ पर। प्लांट्स है ये सारे सी प्लांट्स है। देखो 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 हाथ में पकड़ो, ये सब सी प्लांट्स है। ये सी में जाते हैं। ये ब्रिशेस का घर है ये सारा। ये देखिए ये सी अलगी है और ये ये पूरन लग रहा है मुझे। और इसका तो कुछ खाता है। सी अलगी इसमें वो शायद हाँ ये घर होता है ना। वो शायद पे इसमें या शायद पे। आज और शेल्स कलेक्ट करेंगे। हाँ सेल्स। तो ये हमारा खोजी दस्ता कुछ खोजने के लिए निकला हुआ है। क्या ढूंढ रहे हो? यार समझ समझ के सुनना। अरे ये देखो ये क्या है? वो रेड एलगी है दिखाओ। विहान मैन। अरे ये डेड है, ये उसका मोल्टिंग किया हुआ है। देखो पानी में डाल दो ना। देख देखो इधर आओ। मम्मी काटना। नहीं नहीं काटेगा, आओ तो सही। इधर आओ इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। ये ना डेड हो गया है, इसने मोल्टिंग करा है। ये मोल्टिंग की हुई है इसने। इसके नाखून देखो कैसे। हाँ ये पुराना शेल है उसका, अब वो न्यू शेल आ गया होगा उसको, तो ये उसको उतार दिया। देखो ये इसके क्लॉज हैं, ये दो आईज है इसका, इसके ये लेग्स है। क्या अटैक तो नहीं करता? हाँ अटैक करता। नहीं अटैक क्यों करेगा? ये देखो ये डेड है, ये ना इसने अपना वो कवर उतार दिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको थोड़ा सा ये जो ओखा टाउन का एरिया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं। तो ये जगह हमें मतलब बहुत ही सुंदर लगी। मतलब बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शांति थी। अब बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, काफ़ी वेल मेंटेन एरिया है। तो हमारा मन कर गया कि चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग के घर बने हुए हैं या लोग किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बताता हूँ बेट द्वारका के बारे में। तो आपने देख तो लिया था कि एक छोटा सा वो टापू है, द्वीप है। और बेट द्वारका की अगर बात की जाए लंबाई और चौड़ाई में, तो ये हार्डली 8 किलोमीटर लंबा आइलैंड है और इसकी जो चौड़ाई है करीबन 2 किलोमीटर के आसपास ही है। तो बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, बट ये काफ़ी पवित्र स्थान है आपका। तो दोस्तों इस स्थान को बेट द्वारका क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी के जो दोस्त थे सुदामा, वो जब कृष्ण जी से मिलने आए थे तो उनके पास में मतलब कृष्ण जी को देने के लिए कोई बहुत बड़ा उपहार नहीं था, क्योंकि कृष्ण जी तो राजा थे यहाँ के, पूरे सृष्टि के वो पालनहार हैं। तो सुदामा जी जो थे उनके पास में कुछ था नहीं देने के लिए, तो वो बेचारे कुछ चावल ही लेकर आए थे, कच्चे अपने मुट्ठी भर चावल, और वही उन्होंने भेंट किया था कृष्ण जी को। तो तभी से मतलब इस जगह का जो स्थान का जो नाम है वो बेट द्वारका पड़ गया था। तो उन्होंने जो चावल जो भेंट किए थे उसी की वजह से उसको हम बेट द्वारका कहते हैं। और बेट द्वारका को हम शंखोधर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शंख मिलते हैं। और यहाँ बेट द्वारका में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी आप कच्चे चावल का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर कच्चे चावल का प्रसाद चढ़ाइए और वही प्रसाद आप अपने घर भी लेके जाते हैं
तो वही प्रथा मतलब यहाँ पे चली आ रही है आज तक। तो काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब कि कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका में क्यों आए। तो इसके पीछे भी एक इतिहास है कि जब उन्होंने कंस का वध किया था, तो कंस के जो ससुर थे जरासंध, तो उन्होंने मथुरा पे कई बार आक्रमण किए और वो बार बार आक्रमण करते रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि 17 बार उन्होंने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से क्या था कि जो मथुरा के जो निवासी थे तो वहाँ के लोगों को भी मतलब काफ़ी नुकसान होता था उससे। तो कृष्ण जी ने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोग शांति से रह सके। तो वो मथुरा छोड़कर फिर वो अपने गुजरात की साइड में यहाँ पर आकर उन्होंने अपना स्थान बनाया। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम की तरफ। तो बेट द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 22 किलोमीटर है, जो कि आप आधे घंटे में बहुत ईजिली कवर कर लेते हैं। तो चलिए वहाँ के दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो नागेश्वर धाम है वो कितना भव्य और कितना सुंदर है। तो दोस्तों हम फाइनली नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच गए। तो पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त थी, उसको दारुका नामक राक्षसी ने यहाँ पे बंदी बना लिया था। तो सुप्रिया ने शिव का ध्यान किया और भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षसी का वध किया। तो शिव ने स्वयं को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया है। हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ पे भगवान शिव के साथ माता पार्वती जो कि नाग नागिन के रूप में भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और इस मंदिर में आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही मतलब विशालकाय मूर्ति की स्थापना है, जो कि 125 फीट ऊंची यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है भगवान शिव की। दोस्तों आप जब इस स्थान पे आएंगे तो आपको ना अपने आप ही एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है इस स्थान पे। और इस स्थान में आप जब बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको वाकई मतलब ये जगह ना बहुत ही अलग ही लेवल की अनुभूति कराएगी। तो मतलब हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय व्यतीत किया और दर्शन बहुत अच्छे रहे हमारे। बट यहाँ पे भीड़ थी काफ़ी शाम के टाइम पे। आप यहाँ पे अभिषेक भी कर सकते हैं। तो शाम को तो हम नहीं कर पाए अभिषेक, क्योंकि अभी हमें वहाँ पे बेट द्वारका वापस जाना है दर्शन के लिए। तो समय कैसे यहाँ पे चला गया हमें पता ही नहीं पड़ा। बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर ना बहुत ही अलग ही लेवल का है, मतलब बहुत ही एनर्जी है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से वापस बेट द्वारका जा रहे हैं और कोशिश करते हैं वहाँ पे दर्शन करने की। तो देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स भी अपने वापस जा रही हैं, शाम का समय हो गया है और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है मतलब, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ का वातावरण है। शिव जी की एकदम विशाल काय मूर्ति और उसके ऊपर से ये उड़ते हुए परिंदे पक्षी जा रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो दोस्तों हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस हम बेट द्वारका आ गए और आते आते हमें रात के 11 बज गए। तो हमें फाइनली मतलब एक बहुत ही अच्छा एक होटल मिल गया था, बिल्कुल मंदिर से हार्डली 100 मीटर डिस्टेंस पे ही है। तो हमने प्लान किया कि हम यहीं पे रुकेंगे रात को, ताकि हम सुबह जल्दी दर्शन कर पाएँ। और शायद कान्हा जी की भी यही मर्ज़ी थी कि हमें उन्होंने आज दर्शन नहीं दिए और कल का दिन उन्होंने हमारे लिए रिजर्व रखा। तो ये महालक्ष्मी पैलेस करके मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में होटल है। तो कल सुबह अपना बढ़िया मॉर्निंग में उठ के अपना सुबह सबसे पहले दर्शन करेंगे। तो मंगल आरती बोलते हैं मॉर्निंग में, करीबन 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है। तो दर्शन हम करेंगे सुबह के टाइम पे। और होटल के जो रूम वगैरह है, रूम काफ़ी अच्छे थे और मतलब बहुत ही बड़े रूम है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही साफ़ नीट एंड क्लीन रूम है और नॉर्मल टैरिफ है, बट फैसिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा है।
तो आप अगर कभी आते हैं तो आप इस होटल में रुक सकते हैं। तो एडवांटेज यही है कि ये बिल्कुल नज़दीक में है, हार्डली 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। और यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा व्यू आता है, आप देख सकते हो रात के टाइम पे सुदर्शन सेतु एकदम बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, और आप अपना अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए थे सुबह, हम करीबन 7:30 बजे हमारे बहुत ही अच्छे वाले दर्शन हुए। मंगला आरती बोलते हैं मॉर्निंग में जो दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह जाके लाइन में लग गए थे और सबसे पहला ही नंबर हमारा था लकीली। तो बहुत ही बेहतरीन दर्शन दिए मतलब कान्हा जी ने, और आज का दिन मतलब हमारा बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। कल हमने बहुत कोशिश की थी, दोपहर में भी ट्राई किया, रात में भी ट्राई किया, बट दर्शन हमें नहीं मिल पाए थे। बट फाइनली हमें मॉर्निंग में आज बहुत ही शांति से और सुकून से दर्शन मिले हैं। तो अब हम यहाँ से वापस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, क्योंकि शाम को कल हम वहाँ पे अभिषेक नहीं कर पाए थे, भीड़ बहुत थी। तो अब हम फाइनली दोबारा से वापस जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, और वहाँ पर जल अभिषेक करके और उसके बाद फिर हम अपना नोएडा के लिए जर्नी वापस स्टार्ट करेंगे। तो आज का दिन मतलब हमारे लिए काफ़ी अच्छा शुरुआत हुई है। कल तो हम थोड़े से डिप्रेस हो गए थे कि दर्शन नहीं हुए, पता नहीं हमसे कुछ गलती हो गई है कि क्यों नहीं हम दर्शन कर पाए। बट हमें नहीं पता था कि कान्हा जी की जब मर्ज़ी होती है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आज का दिन उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, तो हमें भी काफ़ी अच्छी मतलब एक पॉजिटिविटी आ गई आज। तो हम दोबारा फिर से नागेश्वर धाम जा रहे हैं और वहाँ से अपना जल अभिषेक करके और फिर फाइनली वापस अपने घर के लिए लौटेंगे। दोस्तों हम लोग फिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम आ चुके हैं और सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो हमने यहाँ से पर्ची कटाई, टोकन लिया 1100 रुपये का, जिसमें कि हमने दूध अभिषेक करवाया था। और यहाँ पर कंपलसरी है, जो जेंट्स होते हैं उनको अपनी लुंगी पहननी होती है, तभी आप गर्भगृह में जा सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं। तो ये एहसास मतलब ज़िंदगी भर याद रहेगा, और मतलब आप कभी भी अगर आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अभिषेक ज़रूर करके जाएं। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। तो मतलब हमारा दिन की जो शुरुआत थी आज बहुत ही अच्छी स्टार्ट हुई है, और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ में अब हम अपने गुजरात ट्रिप को यहाँ से हम क्लोज़ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मतलब नंदी महाराज भी हमें इस मंदिर में दर्शन हो गए थे, इनको हमने प्रसाद भी खिलाया, और बहुत ही अच्छा मतलब वातावरण है यहाँ का, तो बहुत ही मज़ा आया। तो फाइनली अब हम खुशी खुशी अपना जो हमारा ट्रिप था उसे अब हम यहीं विराम देते हैं। ये क्या खा रहे हो? गुजरात ये एक अच्छा स्नैक है यहाँ पे, घूघरा वटाका। तो गाइस अब हमारे दर्शन भी पूरे हो गए। हम लोग नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग से अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ। एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा बीच है, शिवराजपुर बीच, और उसको ब्लू फ्लैग बीच बोलते हैं। तो देखते हैं मतलब फ्लैग बीच का टैग मिला हुआ है। हाँ, ब्लू फ्लैग बीच का टैग मिला हुआ है, मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी है, वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वाटर की क्वालिटी अच्छी है, और मरीन लाइफ बहुत अच्छी है। तो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे कैसा है। गुजरात के गाँव की बेहतरीन सड़कें, ये बिल्कुल बॉर्डर इलाकों के गांव हैं, लेकिन यहाँ भी इतनी अच्छी और बेहतरीन सड़कें बनी हुई हैं कि आप पूरा ड्राइव कर कर पहुँच सकते हैं और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये है गुजरात का लोकल ट्रांसपोर्ट छक्कड़ा।
दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से अगर आपको शिवराजपुर बीच जाना है तो वहाँ का डिस्टेंस हार्डली 18-19 किलोमीटर बैठता है, जो कि आप आराम से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो अगर आपके पास में टाइम है तो आपको जाना चाहिए इस बीच पे। काफ़ी सुंदर बीच है ये, और ब्लू फ्लैग बीच का इसको टैग मिला हुआ। तो गाइस, ये शिवराज बीच हम पहुंच गए। ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे, और बीच पे जाने के लिए यहाँ पर एंट्री टिकट भी है। और काफ़ी अच्छे से मैंने, मतलब पहला बीच देखा मैंने जहाँ पर इस तरीके से सिस्टम है, बट अच्छा है एरिया। देखते हैं, चलो बीच पे। तो दोस्तों, यहाँ की रेत सफ़ेद है और पानी इतना साफ़ है कि नीचे की सतह एकदम क्लियर दिखाई देती है। और यहाँ पर मतलब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे पैरासेलिंग भी होती है, बोटिंग भी होती है, बनाना राइड, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी यहाँ पे पॉसिबल है। और काफ़ी अच्छा, मतलब सुंदर बीच है ये। और अगर आप भाग्यशाली रहे तो मतलब यहाँ पे ना समुद्र तट के पास कई बार डॉल्फिन भी आ जाती हैं, और डिफरेंट मतलब यहाँ के जो जीव है वो भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब सुंदर बीच है, काफ़ी अच्छा बीच है ये। और शाम के टाइम पे अगर आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं तो जो सूर्यास्त होता है तो उसका व्यू बहुत ही औसम आता है यहाँ पे। नारंगी और गुलाबी रंग का ये तट, मतलब पूरा एकदम से इसका वातावरण एकदम बहुत सुंदर हो जाता है। और ये बीच एक्चुअली वही है कि शांत है, भीड़ भड़का कम है यहाँ पे, और उथला पानी है, जिसके कारण मतलब ये परिवार और बच्चों के लिए भी काफ़ी सुरक्षित बीच माना जाता है। तो अगर आपका कभी प्लान होता है और आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं तो ये मस्ट विज़िट वाली प्लेस है। आपको यहाँ पर थोड़ा समय निकाल के आना चाहिए, और बहुत ही सुंदर बीच है ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बीच आप कह सकते हैं, मतलब इंडिया के। तो दोस्तों, अगर आपका कभी भी प्लान बनता है द्वारकाधीश, सोमनाथ जी और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का, तो आप यहाँ पे आने का जो सबसे सही समय जो होता है, आप कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर से मार्च के बीच में आप प्लान करें, क्योंकि उस समय यहाँ का वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो आपको घूमने में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि बाकी टाइम थोड़ा सा समर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक बेटर ऑप्शन आपके लिए वही है कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में प्लान करें। तो दोस्तों, अब हम लोग वापस नोएडा के लिए निकल गए हैं। तो शिवराजपुर बीच पे हमने काफ़ी अच्छा समय स्पेंड किया, और अब दोपहर हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब हम लोग जो जाने का हमारा प्लान है, तो अब हम जामनगर से होते हुए और अपना अहमदाबाद होते हुए, रात को एक्चुअली हमें स्टे करना पड़ेगा अहमदाबाद में। देन उसके बाद में हम सीधा निकलेंगे उदयपुर से फिर आपका वही अजमेर और जयपुर होते हुए सीधा नोएडा के लिए। बट कंटिन्यू ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे इतना, तो रात को एक हॉल्ट हमें अहमदाबाद में लेना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से
उदयपुर का टारगेट रखेंगे, तो उदयपुर हम अपना रुकेंगे। तो एक रात हमारा उदयपुर का स्टे रहेगा। तो गुजरात का जो ये ट्रिप है ये हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, हम बस निकल गए थे और कोई भी आइटनरी हमारी फ़िक्स नहीं थी कि हमें क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ। तो बस ये था कि चलते गए और अपने आप ऑप्शंस बनते गए, रास्ते बनते गए और काफ़ी अच्छा मतलब ट्रिप रहा है ये अभी तक का। वैसे सच बताऊँ तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि 10 दिन से हम ऑलमोस्ट गुजरात को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। गुजरात का पूरा कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, मतलब सब कुछ बहुत ही बेहतरीन रहा है हमारा। और 10 दिन हमारे कैसे कंप्लीट हो गए हमें पता भी नहीं पड़ा। तो अब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि काश हम थोड़ा और टाइम होता हमारे पास तो हम शायद कुछ एरिया और कवर करते। जैसे कि हमारा प्लान था कच्छ जाने का, तो लास्ट मोमेंट में हमने वो प्लान ड्रॉप किया। तो रन ऑफ कच्छ का भी हमारा प्लान था, बट ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उसे कवर करेंगे। तो फाइनली हम उदयपुर आ गए हैं और उदयपुर में हमने एक नाइट स्टे किया था यहाँ पे भी। अहमदाबाद का एक्चुअली मैंने कुछ इसमें डाला नहीं, क्योंकि हम लेट नाइट पहुँचे थे, तो जस्ट हम वहाँ पे रात को बस सोए थे और अगले दिन वहाँ से निकल गए थे। तो नेक्स्ट दिन हम उदयपुर पहुँचे और उदयपुर में आके हमने अपना टाइगर को पहले वॉश करवाया। काफ़ी दिन से बेचारा ये भी बहुत ड्राइव कर रहा है, तो काफ़ी गंदा हो गया था। तो फाइनली इसको हमने उदयपुर में आके क्लीन करवाया और उसके बाद फिर हमने अपनी कंटिन्यू जर्नी आगे के लिए स्टार्ट की। यहाँ पे टनल आ गई। ये डियर के साइन बनाया पर डियर आ गए। हाँ, यहाँ पे देखो ये टनल आ गई और यहाँ पर डियर भी आ गए। हाँ, क्या आती है लोग रात के समय। हाँ, ये NH58 पे टनल है उदयपुर से। ओके बच्चा पार्टी, तो कैसा रहा ट्रिप हमारा? बहुत अच्छा, मजा आया ना रोड ट्रिप पे? बहुत मजा आया। तो नेक्स्ट ट्रिप के लिए रेडी हो? ओके, कहाँ जाने का प्लान है नेक्स्ट? नैनीताल तो बहुत पास में है, कुछ लॉन्ग ट्रिप सोचो। गोवा चले? गोवा नहीं, गोवा नहीं? मध्य प्रदेश। अच्छा चलो, तो MP एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने का मन है। इस बार हमने गुजरात को एक्सप्लोर किया, काफी बढ़िया। अगला टारगेट है अपना MP एक्सप्लोर। अगला हम देखते हैं, चलो MP में एक्सप्लोर करते हैं। बढ़िया, MP बहुत अच्छा स्टेट है। तो गाइस बहुत देर से भूख लग रही थी और बहुत मुश्किल से एक थोड़ा ढंग का ढाबा मिला है। अभी लगभग 3:40 हो रहा है। द रामा रेस्टो करके है ये, अजमेर जयपुर हाईवे पे हमने हॉल्ट लिया है अभी और करीबन दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। थोड़ा कुछ खा लें, बच्चे बहुत देर से बोल रहे हैं कि भूख लगी है पापा। अब खाना आ गया, भूख लगी है बहुत जोर से। चलो, भूख तो बहुत जोर से लगी है ना, तो चलो स्टार्ट करो खाना और बताना मुझे खाना कैसा है। रोटी है आपके पास में, सब्जी है ना, और चाय आपका सलाद। हाँ, ये पनीर चाहिए आपको। अविका हमारी बहुत मस्ती करती है ना। फूड कैसा है बेटा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। दाल बहुत टेस्टी है ना। आप राजस्थान में हो बेटा अभी, अब आप राजस्थान में आ गए, तो ये राजस्थानी खाना बहुत अच्छा है। हम लोग जयपुर रिंग रोड पे आ गए, बाहर की तरफ। जयपुर बाईपास मार दिया पूरा। और यार वो जो पीछे वाला हाईवे था ना, मतलब बहुत ही बुरी हालत है सही में। मतलब हालत इन द सेंस बहुत हैवी ट्रक चलते हैं उस पर, बहुत ही परेशान कर दिया था ट्राई करते समय। मतलब 50 से ऊपर हिल ही नहीं रहे यार वो लोग। अब पूरा रास्ता से ब्लॉक करके चलते हैं ना कि तो जगह देते नहीं निकलने का।
बट अब फाइनली हम इस पे आ गए हैं, तो अब यहाँ से थोड़ा शांति रहेगी। और थोड़ी देर में दौसा आएगा, दौसा से हम अपना जो मुंबई एक्सप्रेस वे है वो वाला हम अपना पकड़ लेंगे और सीधा अपना भैया नोएडा के निकल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों बेट द्वारका में ना एक जगह और काफ़ी अच्छी थी जहाँ पे हम नहीं जा पाए, वो था आपका मेरीन नेशनल पार्क करके है एक जगह, तो पास में ही मतलब बेट द्वारका के पास भी था। तो वहाँ पर आप अगर जाके देखोगे ना तो आप मैरीन लाइफ को बहुत क्लोजली देख सकते हो। आपको वहाँ पर बहुत इजीली ऑक्टोपस और जैसे पफर फिश ये सब होती हैं, तो आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो मतलब। और वहाँ पे प्रॉपर गाइड भी रहते हैं आपके साथ में, जो कि आपको उस पूरे इलाके में अच्छे से आपको पूरा घुमाते हैं, दिखाते हैं और मैरीन लाइफ का बहुत क्लोजली वॉच कर सकते हो। तो कभी आपको टाइम मिले तो पक्का वहाँ ज़रूर जाना। तो दोस्तों रात का डिनर के लिए हमने बीच में मैकडी में जस्ट एक हॉल्ट लिया था और हम अब काफ़ी क्लोज थे नोएडा के, तो थोड़ा भूख भी लगी थी, तो इसलिए हमने एक छोटा सा स्टॉप ले लिया और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और उस दौरान आप देख सकते हैं बच्चे अपने अलग ही मस्ती में थे। तो बस कंटिन्यू करते हैं अपना डिनर के बाद। गाइस हम अपने घर पहुंच गए, हम अपने घर नोएडा आ गए हैं। तो बोलो कान्हा जी की जय, हर हर महादेव। तो दर्शन बहुत ही बढ़िया रहे और ट्रिप तो मतलब सुपर डुपर थी, मज़ा आ गया। तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ की जर्नी हमने कवर की और ये रोड ट्रिप अभी तक की सबसे लंबी और सबसे यादगार और बहुत ही बेहतरीन ट्रिप रही हमारी। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए अपनी पार्किंग में। बेटा सो रहा है, रात के 11 बज गए हमें, अपने घर पहुंच गए हम लोग और हमारा लगेज पूरा भरा पड़ा है, बढ़िया तरीके से सो रहा है आराम से। और वाइफ और बेटी ऊपर निकल गया और हमने भी काफ़ी हद तक बढ़िया लंबी ड्राइव हो गई हमारी। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बढ़िया से मस्त रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को हमारे, ताकि हम भी आगे और अच्छी अच्छी टिप्स कर सकें और आप लोगों के साथ में शेयर कर सकें। चलो मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।